कई बार पुलिस अपने छानबीन में कुछ ऐसे तरीकों का उपयोग करती है जिसका कोर्ट में कोई महत्व नहीं होता, जैसे कि ब्रेन मैपिंग और लाई डिटेक्शन टेस्ट, जिसे हम झूठ बोलने वाली मशीन भी कहते हैं। अक्सर कोर्ट में अगर इनको सबूत के तौर पे पेश किया जाए तो इनका कोई महत्व नहीं रहता, लेकिन सच्चाई को उगलवाने के लिए, सच्चाई को सामने लाने के लिए और कुछ तथ्यों को सही साबित करने के लिए पुलिस अक्सर इसका उपयोग करती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयप्रकाश और आप देख रहे हैं जनता प्रहरी। आज की कहानी इन्हीं दो तथ्यों पर आधारित है कि कैसे एक लाई डिटेक्शन टेस्ट के जरिए खूनी तक अंत में पहुंचा जा सका। तो ये कहानी शुरुआत होती है बेंगलुरु से, जहां पर एक पति बैंक में नौकरी करते हैं और उनकी पत्नी एक बहुत बड़े फर्म में एम्प्लॉय रहती है। पति पत्नी और उनकी एक बेटी रहती है जो कक्षा 12वीं की छात्रा होती है और काफी खुशहाल जिंदगी उनकी गुजर रही होती है। लगभग उनके शादी के 18-19 साल बीत चुके हैं और बड़े प्रेम भाव से पति पत्नी बच्चे एक साथ रहते हैं। लेकिन अचानक एक दिन पत्नी अपने ऑफिस को जाती है और घर नहीं लौटती है। पति को बड़ी चिंता होती है। रात के 12 बजे तक अगर पत्नी घर पे ना आए तो अमूमन चिंता की बात है। पति थाने में फ़ोन करता है, सुबह उसको बुलाया जाता है, थाने में जाता है और एक रिपोर्ट दर्ज कराता है क्योंकि पत्नी ऑफिस गई थी लेकिन वापस नहीं आई। पुलिस आश्वासन देकर उनको वापस घर भेज देती है और अपनी तफ्तीश में जुट जाती है। 3 दिन तक इस बात का कुछ पता नहीं चलता कि आखिर वो औरत गई कहाँ। 3 दिन बाद एक हाईवे पर किसी लाश के मिलने की खबर आती है। पुलिस मौके पर पहुंचती है, तफ्तीश करती है तो उनको मिलता है कि जैसा ब्यौरा उस पति ने ब्यौरा दिया था उससे मिलती जुलती ये लाश है। पति को बुलाया जाता है मोर्चरी में, पति को दिखाया जाता है। पति जब उस लाश को देखता है तो फूट फूट कर रोने लगता है क्योंकि उसी की पत्नी की ये लाश थी। ये मामला था 2013 का और 2013 से ये मामला पहुंच जाता है 2015 तक। पुलिस को कोई इस बात का सुराग नहीं मिलता कि आखिर उस औरत की हत्या की किसने। अंत में पुलिस एक चाल चलती है, एक टीम गठित करती है और उसी पति के घर पे वो टीम भेजी जाती है जिसे फॉरेंसिक टीम कहते हैं। फॉरेंसिक टीम जाकर अपने पूरे नमूने वहाँ से इकट्ठा करती है और उसकी रिपोर्ट पुलिस को सौंपती है। जब पुलिस को रिपोर्ट सौंपी जाती है तो पुलिस चौंक जाती है क्योंकि वहाँ पर जो खून के धब्बे मिले थे वो उसी औरत के थे और इस बिना पर पुलिस उस पति को गिरफ्तार कर लेती है और कुल 70-72 दिनों तक जेल में रखती है। उसके बाद जो उसके आईओ होते हैं अपनी जो रिपोर्ट है उसको लेकर कोर्ट में जाते हैं। कोर्ट में इस पे बहस होती है, लेकिन बहस में जो वकील सवाल रखते हैं वो पुलिस को कटघरे में खड़ा कर देते हैं। वकील बोलता है कि अगर किसी के खून के धब्बे मिले हैं तो इसके कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है हाथ कटा हो, कोई उंगली कट गई हो, उसका खून गिर गया हो, तो इससे इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि ये कत्ल उनके पति ने किया है। और इन सब जिरह के बाद पति को रिहा कर दिया जाता है। बात रफा दफा हो जाती है, पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लगता। लेकिन पति वहां से निकलने के बाद बेंगलुरु हाई कोर्ट पहुंचता है और एक याचिका हाई कोर्ट में दाखिल करता है कि 2 साल हो गए लेकिन मेरे पत्नी के कातिल को पुलिस अभी तक नहीं पकड़ पाई। कोर्ट उनकी अर्जी को सुनता है और एक आदेश निकालता है। अंत में बेंगलुरु हाई कोर्ट उस पति की अर्जी को मान लेता है और पुलिस के हाथ से केस निकालकर सीआईडी को सौंप दिया जाता है। अब केस आ जाता है सीआईडी की कब्जे में। सीआईडी भी अपनी पूरी चाल चलती है, पूरी छानबीन करती है। अंत में उसे कुछ नहीं मिलता और करते करते लगभग पूरे 11 साल बीत जाते हैं। 11 सालों तक कोई सबूत नहीं मिलने के चलते आखिर क्लोजर रिपोर्ट सीआईडी अपनी बनाती है और उसको ले जाकर कोर्ट में जमा करने की तैयारी में लग जाती है। लेकिन जिस दिन इस क्लोजर रिपोर्ट को जमा करना था उसके पहले जो सीआईडी के चीफ होते हैं उनके पास ये रिपोर्ट भेजी जाती है। सीआईडी के चीफ उस रिपोर्ट को पढ़ते हैं। पढ़ते पढ़ते अचानक उनकी नज़र एक नंबर पे आके टिक जाती है। उस नंबर को जब वो ध्यान से देखते हैं तो उसमें कुछ उनको खास नज़र आता है। वो आईओ को बुलाते हैं और बोलते हैं कि आपने क्लोजर रिपोर्ट तो ठीक बनाई है, लेकिन ये जो नंबर है इसके ऊपर हमें थोड़ी और तफ्तीश करनी चाहिए। पुलिस उस नंबर की तफ्तीश में जुट जाती है तो पुलिस को पता चलता है कि वो नंबर उसी आदमी के बैंक मैनेजर का
नंबर था। पुलिस उसके घर पहुंचती है और मैनेजर से बात करती है और पूछती है कि इस नंबर से आपने एक पर्टिकुलर डेट में 7 या 8 बार कॉल किए थे, आखिर वो कौन सा ऐसा शख्स था जिससे आपने बात की थी? मैनेजर बताता है कि राम सिंह नाम का एक शख्स है जिससे मैंने इस नंबर पे बात की थी। पुलिस बिना भनक लगे वहां से चली जाती है और फिर जाके मिलती है उस राम सिंह से। जब राम सिंह से पूछताछ की जाती है कि आखिर आपको इस शख्स ने 7-8 बार कॉल क्यों किया, तो राम सिंह पहले तो ना नकर करता है, लेकिन पुलिस फिर एक चाल चलती है और कराती है उसका लाई डिटेक्शन टेस्ट। जब लाई डिटेक्शन टेस्ट होता है तो राम सिंह सारी कहानी बक देता है और बताता है कि किस तरह उसने उस औरत की हत्या की और लाके उसे उस सड़क पर फेंक दिया। पुलिस जब उस बैंक मैनेजर के पास पहुंचती है तो वो भी कुछ कहने से मना कर देता है, लेकिन पुलिस फिर अपना वही तरीका अपनाती है, उसका भी लाई डिटेक्शन टेस्ट किया जाता है और जब लाई डिटेक्शन टेस्ट होता है तो बड़े चौंकाने वाले खुलासे होते हैं। बैंक मैनेजर बताता है कि उस शख्स की पत्नी उसकी गहरी दोस्त थी और उन दोनों में प्यार था। इसके लिए उन्होंने एक पार्टी का अरेंजमेंट किया और पार्टी में वो उससे कुछ शारीरिक संबंध बनाने के चक्कर में पड़ जाता है, जिससे वो औरत नाराज हो जाती है क्योंकि प्यार एक तरफा होता है और इससे नाराज होकर बैंक मैनेजर उसको मारने की प्लानिंग करता है और वो अपने एक दोस्त राम सिंह को फोन करता है क्योंकि वो एक गुंडा प्रवृत्ति का आदमी था, उसको बुलाता है और दोनों मिलकर उसकी पहले तो रेप करते हैं, उसके बाद उसकी हत्या कर देते हैं। हत्या करने के बाद उसको एक गाड़ी में डिक्की में रखा जाता है और ले जाकर उसी सड़क के किनारे फेंक दिया जाता है। अब पुलिस के पास एक और सबूत की तलाश थी, वो गाड़ी जिससे कुछ सबूत इकट्ठा किए जा सकते थे। अब वो गाड़ी के बारे में तफ्तीश करते हैं तो बैंक मैनेजर बताता है उसने वो गाड़ी किसी और शख्स को बेच दी है। पुलिस उस शख्स के पास पहुंचती है, लेकिन यहाँ पर पुलिस की किस्मत बहुत अच्छी रहती है क्योंकि वो शख्स उस गाड़ी में उसने कोई तब्दीली नहीं कराई थी, जैसी गाड़ी थी वैसे ही रखा था। गाड़ी की अच्छी तरह छानबीन की जाती है और फॉरेंसिक टीम को बुलाया जाता है। जब फॉरेंसिक टीम वहां पर पहुंचती है तो देखती है गाड़ी के जो पीछे वाली सीट थी जहां पर लाश को रखा रहता है, वहां पर कुछ उन्हें खून के धब्बे मिलते हैं। उन खून के धब्बों का सैंपल लिया जाता है और फिर एक क्लोजर रिपोर्ट में उस खून के धब्बों की रिपोर्ट जमा की जाती है और अंत में पता चलता है कि वो लाश और वो खून के धब्बे के डीएनए मैच कर जाते हैं। पुलिस अपनी फिर दूसरी क्लोजर रिपोर्ट बनाती है और उसमें इन सारे सबूतों को पूरे मजबूती के साथ कोर्ट में पेश किए जाते हैं और अंत में इनको सुनाई जाती है सजा। तो इस प्रकार 11 सालों बाद एक शख्स को मिलती है उसके गुनाहों की सजा और एक पति को मिलता है इंसाफ। दोस्तों, मेरी सच्ची घटनाएं आप लोगों तक पहुंचाने का एक ही मकसद है कि आप अपने जीवन में सावधान रहें, सतर्क रहें। नमस्कार।